हेलो बेटा, हाउ आर यू। तो बेटा आज हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में एक और नया इम्पोर्टेंट टॉपिक शुरू करेंगे। तो आज हम करेंगे कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स का मतलब है कि जैसे सर्किट में अगर मान लो दो, तीन या चार या ज़्यादा रेजिस्टर सर्किट में मौजूद हों तो नेट करंट सर्किट में कितना फ्लो करता है और उन रेजिस्टर्स में पोटेंशियल कैसे डिवाइड होती है, ये सारा जानने के लिए हमें कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स की नॉलेज जो है वो होनी ज़रूरी है कि रेजिस्टर्स जो है वो कैसे कंबाइन करते हैं, उनका नेट रेजिस्टेंस हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। सो आज हम बेटा यही करेंगे। सो शुरू करते हैं। तो जैसे आपको मालूम ही है कि रेजिस्टर्स जो है वो दो तरीके से एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं, ठीक है ना। आपने ये लोअर क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है कि रेजिस्टर्स जो है वो दो तरीके से एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं। एक है सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा है पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। पैरेलल कॉम्बिनेशन। सो जितने भी रेजिस्टर्स हैं सर्किट में इन दो मेथड से ही कंबाइन करते हैं। तो सबसे पहले हम सीरीज कॉम्बिनेशन की बात कर लेते हैं कि अगर सर्किट में बहुत सारे रेजिस्टर्स हों और वो सीरीज में जुड़े हुए हों, कंबाइन हों, तो नेट रेजिस्टेंस सर्किट का कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो हम शुरू करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन डिस्कस करने के लिए हम थ्री रजिस्टर्स ले लेते हैं। तो आपको तो मालूम ही है कि रजिस्टर का सिंबल क्या होता है, ऐसा होता है। असल में रजिस्टर ऐसा होता नहीं है, मगर उसे सर्किट में बनाने के लिए हम ये सिंबल यूज करते हैं। सो थ्री रजिस्टर्स हमने ऐसे करके जोड़ लिए, ठीक है ना। ये थ्री रजिस्टर्स हमने जोड़ लिए। मान लेते हैं पहले रजिस्टर का रेजिस्टेंस R1 है, दूसरे का R2 है, तीसरे का कितना है, R3 है। इस सारे कॉम्बिनेशन को नीचे हम एक सेल से जोड़ देते हैं और सेल का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मान लेते हैं कितना है, V है। तो जब बेटा हम इसे सर्किट में ऐसे लगाएंगे इन तीनों रजिस्टर्स को, तो क्या होगा, देखो यहाँ पे मान लेते हैं की है। तो जब की को हम प्रेस करेंगे तो सर्किट में करंट फ्लो होगा। तो करंट कैसे चलता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चलता है। सो करंट ऐसे चलेगा, ठीक है। तो करंट ऐसे चलेगा। तो इन तीनों रजिस्टर्स में से करंट जो है वो आई फ्लो करेगा। तीनों रजिस्टर्स में से करंट जो है सेम फ्लो करेगा, तीनों में से सेम फ्लो करेगा। मगर ये जो पोटेंशियल है ये तीनों पे सेम नहीं लगेगी। तीनों में पोटेंशियल जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। जैसे ये V पोटेंशियल लगी है ना, तो उसका कुछ पोर्शन यहाँ पे डेवलप होगा, कुछ पोर्शन यहाँ पे डेवलप होगा और कुछ पोर्शन यहाँ पे डेवलप होगा। और अगर तीनों को हम ऐड कर देंगे तो किसके इक्वल आ जाएगा, V के इक्वल आ जाएगा। कहने का मतलब है कि तीन रजिस्टर, तीन या ज्यादा जितने भी लगे हैं सर्किट में, वो सीरीज में तब होंगे जब उनके अक्रॉस करंट जो है वो सेम फ्लो करेगा, मगर पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो उनमें क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना, डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह जब होगा तो हम कहेंगे कि तीनों रजिस्टर कैसे लगे हैं बेटा, सीरीज में लगे हैं। जो देखो मैं यहाँ पे मैंने पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग बनाए हैं, V1 V2 V3। अगर मान लो ये V1 V2 V3 क्यों अलग अलग आए हैं, क्योंकि रजिस्टर भी अलग अलग है। हमें ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग मालूम है कि V किसके इक्वल होता है, I इंटू R होता है। अब I तो सेम है हर रजिस्टर में, मगर R की वैल्यू अलग अलग है। IR1 तो क्या आ जाएगा, V1। IR2 तो क्या आ जाएगा, V2। IR3 तो क्या आ जाएगा, V3। मान लो कि अगर रजिस्टर की वैल्यू, रेजिस्टेंस, तीनों रजिस्टर के रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम हो, तीनों R हो, तो यहाँ पे देखो V1 भी IR आएगा, V2 भी IR आएगा, V3 भी क्या आएगा, IR आएगा। यानी कि तीनों में पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम होगा मगर डिवाइड होगा। कितना कितना आएगा, ये किसके इक्वल आएगा, ये फिर आएगा V/3। ये किसके इक्वल आएगा, V/3। और ये किसके इक्वल आएगा, V/3। जब तीनों को कंबाइन करेंगे तो कितना बनेगा, नेट V बनेगा ये, ठीक है ना। मेरे कहने का मतलब है कि पोटेंशियल तीनों के क्रॉस सेम हो सकता है, जैसे यहाँ पे सेम है V/3 V/3 V/3, तीनों के क्रॉस क्या है, सेम है। मगर होगा क्या, वो डिवाइड होगा। जैसे नेट V था, तीनों में डिवाइड हो जाएगा। इक्वल डिवाइड होगा या अनइक्वल, ये डिपेंड करता है कि रेजिस्टेंस उनके क्या है।
अगर रेजिस्टेंस सेम है तो इक्वल डिवाइड होगा, अगर रेजिस्टेंस अलग अलग है तो अलग अलग डिवाइड होगा। जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, अगर मान लो तीनों रेजिस्टर अलग अलग है, R1 रेजिस्टर ज्यादा है R2 से और R2 की रेजिस्टेंस ज्यादा है R3 से। अब यहाँ पे देखो R1 सबसे बड़ा है, ठीक है ना, सो इसलिए R1 के अक्रॉस सबसे ज्यादा पोटेंशियल ड्रॉप होगा, यहाँ पे सबसे ज्यादा पोटेंशियल डेवलप होगा, यहाँ पे उससे कम, यहाँ पे उससे कम। तो किसी रजिस्टर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप होता है ये डिपेंड करता है कि उस रजिस्टर की रेजिस्टेंस कितनी है। तो ठीक है, 3, 2 या इससे भी ज्यादा रजिस्टर सीरी में तब लगे होंगे जब उनमें करंट तो सेम फ्लो करेगा मगर पोटेंशियल जो है उनमें डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। मैं ये नहीं बोलूंगा कि पोटेंशियल जो है वो डिफरेंट होगा, पोटेंशियल सेम भी हो सकता है। जैसे ये देखो, अगर रजिस्टर सेम होंगे तो पोटेंशियल क्या होगा, तीनों के क्रॉस सेम होगा मगर इक्वली डिवाइड होगा, ठीक है ना। अगर टोटल V है तो तीनों में V/3 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 होगा। कहने का मतलब है कि पोटेंशियल डिवाइड हो जाएगा तीनों में मगर करंट डिवाइड नहीं होगा। करंट उतना ही फ्लो करेगा तीनों में जितना कि सर्किट में फ्लो करता है। ओके, सो जब ऐसा होगा तो हम कहेंगे कि तीनों रजिस्टर क्या है, सीरी में है। तो यहाँ पे देखो बेटा, हमने सर्किट बना लिया है, 3 रजिस्टर सीरी में लगे हुए हैं। यहाँ पे हमें दिखाई दे ही रहा है कि अगर तीनों पोटेंशियल को जोड़ देंगे हम, क्योंकि ये नेट पोटेंशियल जो है तीनों में डिवाइड हो गई है, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये V के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो अब ओम्स लॉ लगाओ, V1 किसके इक्वल आएगा, ये देखो मैंने लिखा है V1 किसके इक्वल आएगा, I इंटू R1। इसे मैं रब कर देता हूं क्योंकि अभी रेजिस्टेंस अलग अलग ले लिए हमने। V2 किसके इक्वल आ जाएगा, IR2 के। V3 किसके इक्वल आ जाएगा, IR3 के, ठीक है। यहाँ पे वैल्यूज भर देते हैं, कितना आ जाएगा, IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। अब बेटा मान लेते हैं कि हम, जैसे ये 3 रजिस्टर लगे हैं, इन तीनों रेजिस्टर्स का मैं एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करता हूं। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है, मान लो वो R इक्विवेलेंट है, तीनों रेजिस्टर का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वो क्या होगा, वो ये होगा कि अगर इन्हों जो काम ये तीनों मिलके कर रहे हैं वो ये वाला रेजिस्टेंस अकेला ही कर देगा। कहने का क्या मतलब है कि अगर इन तीनों को मैं सर्किट में से निकाल के अकेले R इक्विवेलेंट को यहाँ पे लगा दूं तो जो काम ये तीनों मिलके करते हैं वो अकेला ही कर देगा। यानी ये तीनों मिलके जितना रेजिस्टेंस सर्किट में प्रोड्यूस कर रहे हैं ये अकेला ही उतना कर देगा, यानी कि तीनों का इफेक्ट अकेला पैदा करेगा। सो जो रेजिस्टेंस इन तीनों को रिप्लेस करेगा यानी तीनों का इफेक्ट अकेला पैदा करेगा, उसे हम इनका क्या कह देंगे, R इक्विवेलेंट। और यही हमने फाइंड आउट करना है। सो मान लेते हैं R इक्विवेलेंट तीनों का क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, तो इसका अगर इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे तो क्या होगा, यानी कि इन तीनों की जगह में ये अकेला ही यूज कर सकता हूं। ये लग गया, तो नीचे क्या लगा है, सेल लगा है। सेल की पोटेंशियल कितनी है, V है। सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है, I कर रहा है। अब यहाँ पे देखो एक ही रेजिस्टेंस लगा है सर्किट में, ठीक है ना, एक ही रेजिस्टेंस लगा तो सारी की सारी पोटेंशियल यहाँ पे डेवलप हो जाएगी। तो यानी कि V किसके इक्वल आ जाएगा, I इंटू R इक्विवेलेंट के इक्वल आ जाएगा। तो यहां से V की वैल्यू हम यहाँ पे भर देंगे, ये तो V इज इक्वल टू इसके इक्वल है ना, तो ये V की जो वैल्यू है हम यहाँ पे भर देंगे। तो ये कितना आ जाएगा, I इंटू R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। तो यहां से I को कॉमन निकाल लो, I को कॉमन निकालो, अंदर क्या रह गया, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो I से I कैंसिल हो गया। सो R इक्विवेलेंट किसके इक्वल आ गया, R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। तो बेटा ये था कि अगर दो या दो से ज्यादा रेजिस्टर आपस में सीरी में जुड़े हों, सीरी में कंबाइन हो, तो उन सबका नेट रेजिस्टेंस कितना होगा, नेट रेजिस्टेंस कितना होगा, अकेले अकेले रेजिस्टर को हम जोड़ देंगे रेजिस्टेंस को तो उसके बराबर होगा। जैसे मान लो 3 रेजिस्टर जुड़े हैं तो पूरे सर्किट में नेट रेजिस्टेंस कितना होगा, तीनों रेजिस्टर के रेजिस्टेंस को जोड़ देंगे हम, ऐड कर देंगे तो वो नेट रेजिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से अगर बहुत सारे रेजिस्टर सीरी में जुड़े हों तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होता है, उनका इक्विवेलेंट का मतलब है नेट रेजिस्टेंस कितना होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ठीक है बेटा, ये था सीरीज कॉम्बिनेशन। सो इसमें सिर्फ एक ही बात याद रखनी है कि अगर रेजिस्टर सीरी में होंगे
तो पोटेंशियल तो उनमें डिवाइड होगी, मगर करंट क्या रहेगा, सेम फ्लो करेगा। जितना सर्किट में फ्लो करता है उतना ही ईच रजिस्टर में से फ्लो करेगा। तो ठीक है, अब हम करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सीरीज आपको समझ लग गया होगा। तो बेटा पॉज करके, जैसे पॉज करके तो आपने ये सारा साथ साथ नोट कर लेना है नोटबुक, ठीक। सो नेक्स्ट हमारा है पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन, दो या दो से ज्यादा रजिस्टर कब हम कहेंगे पैरेलल में कंबाइन है, वो अब देखेंगे। ये देखो, मान लो ये हमारे पास 3 रजिस्टर है, ऐसे करके कंबाइंड है तीनों, ऐसे करके, और इनका कॉम्बिनेशन जो है सेल से जुड़ा हुआ है इस तरह से। ये मैंने सेल से जोड़ दिया। सेल का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, इसकी टर्मिनल पोटेंशियल कितनी है, V है। मान लेते हैं इसका रेजिस्टेंस R1 है, इसका R2 है, इसका कितना है, R3, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि ये जो रेजिस्टर R1 है, इसकी साइड पे कितनी पोटेंशियल लगी हुई है। जैसे देख लो, ये जो सेल है इसके 2 टर्मिनल हैं, एक ये है, एक ये है। इन दोनों टर्मिनलों में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V है। V पोटेंशियल डिफरेंस कब होगा, कब होगा, जब इस तरफ V/2 होगा और इस तरफ -V/2 होगा, क्योंकि इनका डिफरेंस लो कितना आएगा, V/2 माइनस V/2 कितना आ जाएगा, V/2 प्लस V/2 आ जाएगा V, ठीक है ना। तो एक तरफ V/2 होगा, एक तरफ कितना होगा, -V/2। हम ये भी ले सकते हैं कि एक तरफ V ले लें, एक तरफ क्या ले लें, 0 ले लें, ऐसा भी ले सकते हैं। जैसे आपको ठीक लगता है आप वैसा ले सकते हैं। मान लो मैं ये ले लेता हूं कि एक तरफ जो है वो V/2 लग रहा है और एक तरफ कितना लग रहा है, -V/2। तो नेट पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, ये मान लो A है, ये B है, A और B पॉइंट के बीच नेट पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा V, यही लग रहा है। अब इस तरफ देखो, R1 रजिस्टर जो है इसके दोनों एंड्स किधर लगे हैं, एक तो -V/2 को लगा है, एक V/2 को। R2 का भी एक एंड -V/2 को लगा है, तो दूसरा एंड किसे लगा है, V/2 को। ऐसे ही R3 का भी एक एंड V/2 को लगा है, दूसरा एंड -V/2 को। कहने का मतलब है R1 के क्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस V है, R2 के क्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस V है, और R3 के क्रॉस भी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस V है। तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर बहुत सारे रजिस्टर पैरेलल में लगे होंगे तो ईच रजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो सेम होगा जितना कि नेट सर्किट में, जितना कि सेल का पोटेंशियल है, क्योंकि सेल से डायरेक्ट जुड़े होंगे ना। सीरीज में क्या था कि करंट उतना ही फ्लो करता है ईच रजिस्टर में जितना टोटल सर्किट में, यानी करंट डिवाइड नहीं होता। और यहाँ पे देखो पोटेंशियल डिवाइड नहीं हो रहा, हर रजिस्टर पे सेम पोटेंशियल लगता है जितना सेल का पोटेंशियल है, बाहर सेल का पोटेंशियल है, ठीक है। तो यानी कि पोटेंशियल हर सेल पे कितना पोटेंशियल आ जाएगा, R1, यहाँ पे भी V पोटेंशियल होगा, यहाँ पे भी V होगा, यहाँ पे भी कितना होगा पोटेंशियल डिफरेंस, V होगा। अब मान लेते हैं की को हमने क्लोज कर दिया, तो यहाँ से करंट फ्लो करेगा। मान लेते हैं करंट कितना आ गया, I करंट आ गया, ठीक है। सो अब यहाँ पे आके करंट के सामने 3 पाथ आ गई, ठीक है ना, एक R1 की तरफ गया, एक R2 की तरफ गया, एक R3 की तरफ गया। सो करंट यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा 3 पोर्शन में। एक मान लेते हैं I1 चला गया, एक I2 चला गया, एक कितना चला गया, I3 चला गया। सो हमें दिखाई दे रहा है कि R1 रजिस्टर में से I1 करंट फ्लो करेगा, R2 रजिस्टर में से I2 फ्लो करेगा, और R3 में से कितना फ्लो करेगा, I3 फ्लो करेगा। यानी कि करंट जो है वो डिवाइड हो गया तीनों रजिस्टर्स में। थ्योरी में क्या था, वोल्टेज डिवाइड हुई थी, करंट नहीं हुआ था। और यहाँ पे क्या है, वोल्टेज नहीं डिवाइड हुई, अक्रॉस ईच रजिस्टर वोल्टेज सेम है जितनी नेट सर्किट में है, जितनी सेल की वोल्टेज है, ठीक है ना, जितनी बार से अप्लाई हो रही है ईच के अक्रॉस उतनी ही है, मगर करंट जो है वो क्या हो गया, डिवाइड हो गया। सो इसलिए जब बहुत सारे रजिस्टर पैरेलल में जुड़े होंगे तो वोल्टेज तो डिवाइड नहीं होगी, उनमें पोटेंशियल सेम रहेगा, पोटेंशियल सेम रहेगा ईच के अक्रॉस, मगर करंट क्या हो जाएगा, वो डिवाइड हो जाएगा। सो यहाँ पे देखो कि सर्किट को देख के पता चल रहा है कि नेट करंट सर्किट में कितना है, I है।
ये डिवाइड हो गया। डिवाइड का मतलब है कि अगर तीनों करंट्स को मैं जोड़ दूंगा, यहाँ पे देखो तीनों करंट बाहर निकलेंगे, यहाँ I1 आ जाएगा, I2 आ जाएगा, I3 आ जाएगा, यहाँ कंबाइन होकर फिर कितना बना देंगे, I बना देंगे, यानी I किसके इक्वल आ जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। अब ओम्स लॉ लगाओ फिर दोबारा से, ये देखो R1 रजिस्टर लो, R1 यहाँ पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, V है, करंट कितना फ्लो कर रहा है, I1, रेजिस्टेंस कितनी है, R1, सो I1 की वैल्यू कितनी आ गई, V ओवर R1 के इक्वल आ गई। इसी तरह से R2 के क्रॉस देखो, I2 किसके इक्वल आ गया, V ओवर R2, और I3 किसके इक्वल आ गया, इसी तरह से R3 के क्रॉस I3 किसके इक्वल आ गया, V ओवर R3 के इक्वल आ जाएगा। ये वैल्यूज यहाँ पे भर दो तो क्या आ जाएगा, I किसके इक्वल आ गया, V ओवर R1 प्लस V ओवर R2 प्लस V ओवर R3 आ गया। तो बेटा जैसे पिछले सर्किट में हमने किया था, हमने इन तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, यानी नेट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। मान लेते हैं इन तीनों का नेट रेजिस्टेंस कितना है, R इक्विवेलेंट। कहने का मतलब है अगर इन तीनों को हटा के मैं इसे सर्किट में लगा दूं तो सेम वही इफेक्ट पैदा होगा जो तीनों मिलके पैदा कर रहे हैं, यानी इन तीनों का नेट रेजिस्टेंस कितना है, R इक्विवेलेंट है। सो इन तीनों का नेट रेजिस्टेंस अगर R इक्विवेलेंट है, तो अगर मैं R इक्विवेलेंट को सर्किट में जोड़ूं तो इनका इक्विवेलेंट सर्किट क्या बनेगा फिर, तो इन तीनों की जगह मैं R इक्विवेलेंट अगर सर्किट में जोड़ दूं तो सेम वही रोल प्ले करेगा ये जो ये तीनों मिलके करते हैं, ठीक है ना, ऐसे हो गया। तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V है, नेट करंट कितना फ्लो कर रहा है, I कर रहा है, तो इसके इक्वल आ गया। तो यहाँ पे देखो एक ही रजिस्टर लगा है, I करंट उसमें से फ्लो रहा है, तो V किसके इक्वल आ जाएगा, I इंटू R इक्विवेलेंट। तो I की वैल्यू क्या आ गई, V ओवर R इक्विवेलेंट। सो ये वाली I की वैल्यू हमने यहाँ पे भर देनी है। तो इस इक्वेशन में ये वाली I की वैल्यू भरो तो देखो क्या मिल जाता है हमें, V ओवर R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू V ओवर R1 प्लस V ओवर R2 प्लस V ओवर R3। सो ये आ गया। तो बेटा ये आपको समझ लग गया होगा मैंने क्या किया, से सिंपल किया, मैंने वैल्यू निकाल के भर दी है। तो यहाँ पे देखो V कॉमन आ रहा है तो क्या बन जाएगा, V ओवर R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, V को मैंने कॉमन निकाल लिया, ये आ गया 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2 प्लस 1 ओवर R3। तो ये क्या बन गया, V से V कैंसिल हो गया, 1 ओवर R इक्विवेलेंट किसके इक्वल आ गया, 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2 प्लस 1 ओवर R3। तो ये बन गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस when two or more resistors are connected in parallel। तो इस तरह से हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यानी नेट रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं अगर रेजिस्टर कैसे जुड़े हुए हों, पैरेलल में जुड़े हों। तो बेटा एक यहाँ पे रिजल्ट हम देखते हैं कि मान लो अगर ये सारे रेजिस्टर इक्वल हो, मान लो 3 रेजिस्टर है, 3 के तीनों इक्वल होंगे तो क्या हो जाएगा, 1 ओवर R प्लस 1 ओवर R प्लस 1 ओवर, क्या बन जाएगा, 3 ओवर R, ठीक है ना। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टर कितना हो गया, ये हो गया R/3 हो जाता है, R/3। इसे हम ऐसे देख सकते हैं, मान लो आपके पास 8 ओम के रेजिस्टर है, R1 R2 R3 R4, 4 रेजिस्टर है, ईच रेजिस्टर इक्वल टू 8 ओम, इन्हें पैरेलल में जोड़ा है तो नेट रेजिस्टेंस कितना होगा, ये वाला फार्मूला हम यूज करेंगे। ये तब यूज करते हैं जब सारे रेजिस्टर्स की रेजिस्टेंस क्या हो, सेम हो। तो R इक्विवेलेंट किसके इक्वल आ जाएगा, R ओवर, यहाँ पे 3 रेजिस्टर जोड़े थे, यहाँ पे कितने जोड़े हैं, 4 रेजिस्टर पैरेलल में जोड़े हैं, तो R बाय क्या आ जाएगा 4, और यहाँ पे ईच रेजिस्टर की वैल्यू कितनी है, रेजिस्टेंस की 8 है, 8 ओवर 4 तो कितना आ जाएगा, 2 ओम आ जाएगा, ठीक है ना। सो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हम पैरेलल कॉम्बिनेशन का नेट रेजिस्टेंस जो है वो बेटा फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब हम एक दो क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करके देखते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं हम, ये सारा कंसेप्ट वहां पे लगा के। चलो ठीक है, देखते हैं। तो जैसे मान लो बेटा आपके क्वेश्चन आ जाता है
कि ये देखो, ये आपके पास कॉम्बिनेशन दिया है, ये दिया, नीचे सेल लगा दिया हमने, मान लेते हैं ये 2 ओम का है, ये मान लेते हैं 1 ओम का है, और ये भी 1 ओम का मान लेते हैं। बैटरी मान लेते हैं 4 वोल्ट की है। पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी का कितना है? 4 वोल्ट। क्वेश्चन वो पूछता है कि ये सर्किट जो ऊपर लगा है इस सेल के साथ, ये सेल में से कितना करंट ड्रा करता है? फाइंड द करंट ड्रॉन बाय द सर्किट फ्रॉम द सेल, फ्रॉम द, तो ये क्वेश्चन आ गया। तो बेटा ये सर्किट सेल में से कितना करंट ड्रा करता है? अब हमें ओम लॉ के अकॉर्डिंग मालूम है V किसके इक्वल होता है? I इंटू आर। तो I किसके इक्वल हो गया? V ओवर आर। V तो 4 वोल्ट दिया, ये R क्या है? R है इन तीनों का नेट रेजिस्टेंस, ठीक है ना। सो हमें V की वैल्यू तो पता है, R हमें फाइंड आउट करना है तीनों का नेट रेजिस्टेंस। नेट रेजिस्टेंस पता लग जाए तो हम करंट फाइंड आउट कर लेंगे कितना ड्रा किया जा रहा है इस सेल में से। तो पहले नेट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। अब देखो, आपको ये देखना होगा कि कौन से रेजिस्टर पैरेलल में लगे हैं और कौन से रेजिस्टर जो है वो सीरी में लगे। तो बेटा यहाँ पे देखो, आपको देख के ही पता चल रहा है वैसे तो कि ये दोनों पैरेलल में है, और इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन इसके साथ क्या है? सीरी में है। अगर देखना हो तो कैसे होगा? ये देखो 4 वोल्ट की बैटरी है, सेल है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि 4 वोल्ट को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 वोल्ट इधर माइनस 2 वोल्ट इधर, क्या हो गया? 4 वोल्ट। या फिर ऐसे लिख सकते हैं, इधर 4 लिख के इधर 0 लिख लेते हैं, ठीक है ना, जैसे आपका दिल करे। तो कहने का, अब देखो, जब वायर के बीच में कोई भी एलिमेंट ना हो, एलिमेंट क्या? कोई रेजिस्टर, कोई कैपेसिटर, कोई इंडक्टर, ऐसा कुछ ना लगा हो वायर में, तो जितनी पोटेंशियल इधर होती है उतनी एंड पे चली जाती है, ठीक है ना। पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होता रास्ते में, ठीक है। अगर रास्ते में रेजिस्टर आ जाता है, कैपेसिटर आ जाता है, इंडक्टर आ जाता है, फिर उतनी वोल्टेज दूसरी तरफ नहीं जाती, क्योंकि रास्ते में क्या हो जाता है? पोटेंशियल यूज हो जाती है, ड्रॉप हो जाता है पोटेंशियल का, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 0 वोल्ट शो कर रहा है ना ये वाला टर्मिनल। यहाँ वायर में कोई रेजिस्टर नहीं है, यहाँ भी कोई रेजिस्टर नहीं है, यहाँ भी कोई नहीं है, यानी कि यहाँ पे क्या आ गया? 0 वोल्ट आ गई। तो ये देखो, अब यहाँ पे देखो रजिस्टर लगा है तो यहाँ पे 0 नहीं आएगी, इधर भी रजिस्टर लगा है तो इधर भी 0 नहीं आएगी। तो ये देखो 4 वोल्ट है ना, यहाँ भी वायर नहीं है, यहाँ भी कोई रजिस्टर नहीं है, यहाँ भी नहीं है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4 वोल्ट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 4 वोल्ट। तो बेटा मान लेते हैं कि यहाँ पे x वोल्ट है। कितना वोल्ट है हमें मालूम नहीं है, हम मान लेते हैं x वोल्ट है, यहाँ पे डेवलप हो गया। कितना हो गया? x वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है। अब देखो इन दोनों को देखो, ये 2 ओम रेजिस्टर के बीच पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस लग रहा है? एक तरफ x है, दूसरी तरफ 0 है, तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस लग गया? x लग गया। x माइनस 0 इज इक्वल टू x, ठीक है ना। इसी तरह से 1 ओम रेजिस्टर पर कितना पोटेंशियल डिफरेंस लग रहा है? एक तरफ x है, एक तरफ 0 है, इसका भी कितना हो गया? x माइनस 0 इज इक्वल टू x, यानी ये दोनों जो रेजिस्टर है इन पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? सेम है। सो सेम पोटेंशियल डिफरेंस है, इसका मतलब क्या हो गया? ये दोनों क्या होंगे? पैरेलल में होंगे, ठीक है। अब इसे देख लो, इस तरफ इसके 4 वोल्ट है, इस तरफ इसके x है, तो कितना हो गया? 4 माइनस x। इन दोनों पे कितना था? x था, इस पे कितना है? 4 माइनस x है, सेम नहीं ना आया। तो इसका मतलब है ये वाला रेजिस्टर इन दोनों के क्या लगा है? सीरी में लगा, ठीक है। तो इस तरह से भी हम देख सकते हैं। चलो ठीक है, फिर निकालते हैं इन दोनों का। देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ठीक है ना। अभी मैंने बताया, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा इनका? तो जैसे आपको मैंने बताया था कि 1 ओवर आर किसके इक्वल होता है? 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2। अगर इसे सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा? R1 प्लस R2 ओवर R1 R2, 1 ओवर R। दोनों तरफ इन्वर्ट कर दो तो R किसके इक्वल आ जाएगा? R1 R2 ओवर R1 प्लस R2। ये वाला फार्मूला हम यूज करते हैं, ये वाला।
जब दो रेजिस्टर पैरेलल में जुड़े हो। अब R1 R2 की वैल्यू भर दो। R1 कितना है 2 है, R2 कितना है 1 है, 2 इंटू 1 ओवर 2 प्लस 1 क्या आ गया 2 ओवर 3 आ गया। तो इसका मतलब है इन दोनों का नेट रेजिस्टेंस कितना आ गया 2/3 ओम आ गया। सो इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं। इक्विवेलेंट का क्या मतलब होता है कि वो वाला सर्किट जो सेम वही रोल प्ले कर रहा है जो ये कर रहा है, ठीक है ना। अब इक्विवेलेंट सर्किट का मतलब है इन दोनों की जगह पे हमने इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यूज करना है, क्योंकि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है जो इन दोनों का ही रोल प्ले कर सकता है। सो इसकी जगह पे हम क्या लगा सकते हैं, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लगा सकते हैं। तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट क्या हो गया, ये देखो 1 ओम तो लगा ही है, इन दोनों की जगह आप क्या लगा देंगे, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लगा देंगे जो किसके इक्वल है 2/3 के इक्वल है, वो हमने R माना है, 2/3 ओम के इक्वल है। तो नीचे क्या लगी है, सेल लगा है नीचे, ये सेल लगा दिया। इसकी कितनी पोटेंशियल डिफरेंस है 4 वोल्ट है। अब ये देखो दोनों, ये तो आपको दिखाई दे ही रहा है कि सीरी में लगे हैं। तो सीरी कॉम्बिनेशन में नेट रेजिस्टेंस कितना होता है, कितना होता है, हाँ ये कितना था R, तो अगला कितना था 1, R+1, R1 प्लस R2 होता है ना, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, इतना हो गया। R कितना है 2/3 है, प्लस 1 कितना हो गया 5/3 ओम आ गया। तो रेजिस्टेंस इतना आ गया पूरे सर्किट का। तो ये रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पे भर देनी है तो करंट आ जाएगा। सो करंट कितना ड्रा करता है सर्किट, V/R। V कितना है 4 वोल्ट है, R कितना आ गया 5/3, ये कितना आ गया 12/5 एम्पियर आ जाएगा, यानी कि 2.4 एम्पियर आ जाएगा, ठीक है। सो इतना करंट ये सर्किट जो है सेल में से ड्रा कर रहा है। सो बेटा इस तरह से हम ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लेते हैं सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का लगा। अब एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उससे थोड़ी और क्लैरिटी होगी। सो मान लेते हैं द नेट रेजिस्टेंस of two resistors, the net resistance of two resistors is 9 ohm when they are connected in series, when they are connected in series, and their net resistance is equal to 2 ohm when they are connected in parallel. When they are connected in parallel, find the resistance of each resistance. Find resistance of each resistor. ये क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन हमने सॉल्व करना है। तो बेटा इसमें देखो क्या है कि द नेट रेजिस्टेंस ऑफ टू रेजिस्टर है, मान लेते हैं कौन कौन सी है, एक R1 है, दूसरा कौन सा है R2 मान लेते हैं, ठीक है। तो जब वो सीरी में जुड़े होते हैं, व्हेन दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, रेजिस्टेंस कितना होता है उनका 9 ओम। तो सीरी में जब ये दोनों जुड़े होंगे तो नेट रेजिस्टेंस कितना होगा सीरी में R1 प्लस R2। आपको मालूम है कि दो रेजिस्टर जब सीरी में जुड़ते हैं तो उस सर्किट का नेट रेजिस्टेंस कितना हो जाता है R1 प्लस R2। ये किसके इक्वल दिया है, देखो 9 ओम दिया है, ठीक है। इसे इक्वेशन नंबर 1 लिख लेते हैं। आगे क्या दिया है, and their net resistance is equal to 2 ohm when they are connected in parallel। और जब वो पैरेलल में जुड़े हो तो नेट रेजिस्टेंस कितना आ जाता है 2 ओम। तो यही वाले रेजिस्टर अगर हम पैरेलल में जोड़ दें तो इनका नेट रेजिस्टेंस कितना होता है, अभी मैंने आपको बताया था, क्या फार्मूला लिखा था, दो रेजिस्टर अगर पैरेलल में हो तो उनका नेट रेजिस्टेंस कितना होता है R1 R2 ओवर R1 प्लस R2। ये नेट रेजिस्टेंस आ गया, ये किसके इक्वल है 2 ओम के इक्वल है, ठीक है। तो यहां से हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे R1 R2 की,
ये किसके इक्वल आ गया, 2 इंटू R1 प्लस R2 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया। अब देखो एक हम रिजल्ट यूज करेंगे। रिजल्ट क्या यूज करेंगे कि R1 माइनस R2 का स्क्वायर ये किसके इक्वल होता है, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस 2 R1 R2 इसके इक्वल होता है। अब देखो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस 2 R1 R2 माइनस 2 R1 R2 माइनस 2 R1 R2। ये क्या किया मैंने ये किया बेटा कि 2R1 R2 मैंने ऐड कर दिए, 2R1 R2 मैंने की कर दिए, क्या कर दिए, सब्ट्रैक्ट कर दिए। देखो यहाँ पे ये वाले माइनस 2R1 R2 तो मैंने ये लिखे एंड में, इससे पहले क्या किया मैंने 2R1 R2 ऐड कर दिए, यही सब्ट्रैक्ट कर दिए, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब इस वाली इक्वेशन को देखो, इस वाली टर्म को देखो, क्या बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी R1 प्लस R2 का स्क्वायर बन गया। और ये क्या आ गया, माइनस 2R1 R2 माइनस 2R1 R2 क्या हो गया, माइनस 4R1 R2 के इक्वल हो गया। ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हैं। तो इसका मतलब है R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, इसके इक्वल हो गया। ठीक है, तो यहां पे देखो अब क्या आ गया, ये R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर माइनस 4, ये देखो R1 R2 की वैल्यू कितनी है, 2 इंटू R1 प्लस R2 के इक्वल है। तो ये R1 R2 की जगह क्या लिख देंगे, 2 इंटू R1 प्लस R2 लिख देंगे। ये क्या आ गया, ये आ गया R1 प्लस R2 का स्क्वायर माइनस 8 इंटू R1 प्लस R2 आ गया। यहाँ पे देखो एक नंबर इक्वेशन में R1 प्लस R2 की वैल्यू कितनी है, 9 ओम। तो R1 प्लस R2 की वैल्यू भर देंगे, ये आ गया 9 का स्क्वायर माइनस 8 इंटू 9, ये कितना आ गया, ये आ गया 81, ये आ गया 72, कितना आ गया, ये 9 आ गया। ठीक है ना, किसके इक्वल आ गया, 9 के इक्वल आ गया। तो आगे सॉल्व करो फिर। तो हमारा आ गया R1 माइनस R2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 और R1 माइनस R2 किसके इक्वल आ गया, प्लस माइनस 3 के इक्वल है। ठीक, सो अब इक्वेशन देखो, एक नंबर इक्वेशन देखो, एक नंबर इक्वेशन क्या लिखी थी मैंने, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 9। पहले आप प्लस वन लो, प्लस वाला साइन ले लो, तो देखो क्या होगा, इन दोनों इक्वेशन को ऐड करो तो आ गया 2R1 इज इक्वल टू कितना आ गया, 12 आ गया, R1 कितना आ गया, 6 आ गया। R1 की वैल्यू भर दो यहाँ पे, यहाँ भर दो या यहाँ भर दो, आपकी मर्जी है। तो आ गया R1 किस, तो R1 प्लस R2 कितना है, 9 है, R1 6 है प्लस R2 इज इक्वल टू 9, तो R2 कितना आ गया, 3 ओम आ गया। ठीक है, R1 R2 की वैल्यू इतनी आ गई। अब यहाँ पे अगर हम माइनस का साइन ले लें तो क्या रिजल्ट आएगा, माइनस का लेके देखो, तो अगर R1 माइनस R2 माइनस 3 के इक्वल आ जाए तो R1 प्लस R2 किसके इक्वल आ जाएगा, 9 के। इसको ऐड करो, 2R1 किसके इक्वल आ गया, 6 के, R1 किसके आ गया, 3 ओम के आ गया। ओके, R1 की वैल्यू भर दो यहाँ पे, ये क्या आ गया, 3 प्लस R2 इज इक्वल टू 9, R2 कितना आ गया, 6 आ गया। ठीक है, तो ये देखो R1 3 आ गया, R2 6 आ गया, यहाँ पे R1 6 था, R2 3 है, यानी कोई फर्क नहीं पड़ा, यानी एक रजिस्टर हमारा 3 ओम का है और दूसरा रजिस्टर कितना है, 6 ओम का। ये हमने फाइंड आउट करना था कि दोनों रजिस्टर्स की वैल्यू रेजिस्टेंस की कितनी कितनी। तो ठीक है बेटा, एक छोटा सा क्वेश्चन और करते हैं, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन से रिलेटेड है, तो उससे आपको और थोड़ी सी क्लैरिटी हो जाएगी। सो हमारा क्वेश्चन है कि एक वायर है बेटा, सॉरी ये तो चला ही नहीं,
दूसरा लेके देखते हैं। एक वायर है, ठीक है, इसका रेजिस्टेंस जो है 24 ओम है, 24 ओम रेजिस्टेंस है इसका, ठीक। इसको हमने बेंड कर दिया, बेंड करके एक सर्कल बना लिया, ऐसे एक सर्कल बना लिया, ठीक है ना। और यहाँ पे देखो ऐसे मीट किया, सेंटर से 2 पॉइंट के साथ मीट किया, एक ए एक बी, और ये जो एंगल ये ए बी आर्क बना रही है यहाँ पे 60 डिग्री है। तो क्वेश्चन ये है कि ए बी के अक्रॉस नेट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करो। फाइंड द नेट रेजिस्टेंस अक्रॉस पॉइंट ए एंड बी। नेट रेजिस्टेंस अक्रॉस पॉइंट ए एंड बी, ठीक है। अब ये देखो, जब हम पूरी वायर कंसीडर कर लें, पूरी वायर यहां से लेके यहां तक, पूरी वायर, तो सेंटर पे कितना एंगल बनता है? ये देखो यहां से यहां तक बना, कितना बना? 360 डिग्री बनता है। और पूरी वायर का रेजिस्टेंस कितना है? 24 ओम। तो इसका मतलब है 24, इसका मतलब है कि 360 डिग्री एंगल अगर सेंटर पे कवर हो तो रेजिस्टेंस कितना होता है? 24 ओम। अगर 1 डिग्री कवर हो तो 24 ओवर 360, और अगर 60 डिग्री कवर हो सेंटर पे, जैसे ए बी आर्क है 60 डिग्री कवर करती है सेंटर पे, तो ए बी का रेजिस्टेंस कितना होगा? 24 ओवर 360 इंटू कितना है एंगल? 60। तो ये कैंसिल कर दो, 4 ओम आ गया, 4 ओम, ठीक है ना। समझ लगा आपको? यूनिटरी मेथड में लगाया है कि अगर पूरी लेंथ कंसीडर कर लें, पूरी लेंथ, मान लो यहां से M से शुरू करके मैं M पे ही आ जाऊं, तो सेंटर पे कितना एंगल कवर होता है? 360। तो 360 अगर एंगल कवर होता है तो पूरी वायर आ जाती है, तो पूरी वायर का रेजिस्टेंस कितना है? 24 ओम। यानी कि 360 डिग्री वायर जो कवर करती है सेंटर पे एंगल, उसका रेजिस्टेंस कितना है? 24 ओम। और जो 1 डिग्री कवर करती है उतनी लेंथ का कितना है रेजिस्टेंस? 24 ओवर 360। और जो वायर की लेंथ 60 डिग्री कवर करती है सेंटर पे, उसका रेजिस्टेंस कितना हुआ? 4 ओम। यानी ए से लेके बी तक, यहाँ ये छोटी वाली जो है, एक बड़ी आर्क भी है ए बी, वो वाली नहीं, नीचे वाली, इसका कितना, क्योंकि एंगल तो नीचे वाली का दिया है ना 60 डिग्री, कितना रेजिस्टेंस उसका हो गया? 4 ओम। तो पूरी वायर का कितना था? 24। इतनी वायर का 4 हो गया, तो बाकी वायर का कितना होगा? सो रेजिस्टेंस ऑफ रेस्ट ऑफ द वायर कितना होगा? 24 माइनस 4, 20 ओम, ठीक है ना। सो ऊपर वाली वायर का जो रेजिस्टेंस है वो 20 ओम हो गया, नीचे वाली वायर का कितना हो गया? 4 ओम हो गया। तो ऐसे लगेगा जैसे ये वायर्स कैसे जुड़ी हैं, ऐसे करके दो रेजिस्टर आपस के साथ जुड़े हुए हैं, ऐसे करके, ठीक है ना, ऐसे करके जुड़े हैं। ये हो गया 4 ओम का, ये क्या हो गया? 20 ओम का। और देख के ही पता चलता है कि दोनों कैसे जुड़े हुए हैं, पैरेलल में जुड़े हैं। सो नेट रेजिस्टेंस सर्किट का कितना आ जाएगा? नेट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा? पैरेलल कॉम्बिनेशन लगा दो, दो रेजिस्टेंस का क्या होता है? R1 R2 ओवर R1 प्लस R2। तो यहाँ पे कितना है? R1 कितना है? 4 है, R2 कितना है? 20 है, 4 प्लस 20 कितना आ गया? 24 ओवर, नहीं ऊपर 60 आएगा, 60 ओवर 24 आ गया, नीचे आ गया 4, ऊपर कितना आ गया? 10 आ गया, ये 2 आ गया, ये 5 आ गया, यानी 2.5 आ जाएगा, 2.5 ओम। तो इतना रेजिस्टेंस आएगा ए और बी पॉइंट के बीच में, ठीक है ना। तो इस तरह से बेटा हम सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस कंसेप्ट। तो आपको ये सारा समय लग गया होगा। तो ठीक है बेटा, हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।